बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल अतहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमा ख़ान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर विटामिन का टॉपिक पढ़ेंगे, विटामिन बी 2। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेकंड लेक्चर है और विटामिन बी 2 पे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 2 का इंट्रोडक्शन, सिनोनिम, सोर्सेज, फंक्शन और उसकी डेफिशिएंसी से क्या कंडीशन हो सकती है। इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 96 टू 97 का। विटामिन बी 2 ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी आते हैं और बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही से एक विटामिन बी 2 भी है। तो विटामिन बी 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हीट स्टेबल विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो जो कंडीशन होगी वो कहलाती है ए राइबोफ्लेविनोसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम साइंस में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में अगर ए का टर्म पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है नो या एब्सेंस। तो ए राइबोफ्लेविनोसिस वो कंडीशन है जो कि विटामिन बी 2 की एब्सेंस या विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी या विटामिन बी 2 के ना होने या कमी होने की वजह से हो जाएगी। उसी अकॉर्डिंग अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो विटामिन बी 2 के सिनोनिम है, विटामिन बी 2 के दूसरे नाम है राइबोफ्लेविन और लैक्टोफ्लेविन। सोर्सेज विटामिन बी 2 कहाँ से हासिल किया जा सकता है? एनिमल सोर्स में अगर हम बात करें तो विटामिन बी 2 वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी तरह से पाया जाता है नेचर में कुदरती तौर पे। और इसके एक्सीलेंट सोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड हैं लीवर, किडनी, हार्ट, फिश, एग, मिल्क। अगर हम प्लांट की बात करें तो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट आल्सो सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो विटामिन बी 2 जो फ्रेश फ्रूट और रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे कि कैरेट्स उसमें ज़्यादा अच्छे अमाउंट में पाया जाता है और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट जो है इसकी वो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के थ्रू भी सिंथेसाइज होती है हमारी बॉडी में। फंक्शंस की बात करें विटामिन बी 2 हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि विटामिन बी 2 रिडॉक्स रिएक्शन में रोल प्ले करता है। राइबोफ्लेविन इज एज सच इज़ नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव। राइबोफ्लेविन बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है, मतलब राइबोफ्लेविन की फॉर्म में ही या विटामिन बी 2 के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि राइबोफ्लेविन को हम जिस जिस फॉर्म में जिस तरह से हम नेचुरली जिन सोर्स से हम उनको हासिल करते हैं उस फॉर्म में बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जब इसका इंटेक करेंगे तो उसके बाद ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट होगा। तो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इट, इसको एक्टिवेट करने के लिए इट मस्ट बी फॉस्फोरिलेटेड, ये फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस से गुजरेगा विच टेक्स प्लेस मेनली इन किडनी एंड इंटेस्टिनल वॉल, जो कि एक्टिवेशन होगी किडनी में और इंटेस्टिनल वॉल में इसकी एक्टिवेशन होगी। अब फॉस्फोरिलेशन क्या है? तो बेसिकली फॉस्फोरिलेशन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम फॉस्फेट ग्रुप की बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहलाता है फॉस्फोरिलेशन। तो मतलब ये कि राइबोफ्लेविन में फॉस्फेट ग्रुप के का एडिशन होगा। अब ये किस तरह से होता है, इसके लिए ये रिएक्शन है राइबोफ्लेविन जो होगा वो एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा। एटीपी का आप सबको पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 उसमें फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं। और हम न्यूक्लिक एसिड में बहुत डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि एडिनोसिन है तो उसमें क्या क्या होगा और उसके साथ 3 फॉस्फेट हैं, वो तीनों फॉस्फेट किस तरह से अटैच होंगे, ये सब हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ चुके हैं। तो राइबोफ्लेविन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो एफएमएन और एडीपी बनेगा। एडीपी में क्या है? डाइफॉस्फेट, मतलब ये कि एक फॉस्फेट का जो ग्रुप है वो राइबोफ्लेविन के साथ अटैच होके एफएमएन बनाएगा। एफएमएन फर्दर एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा जिसके बाद एफएडी और पीपीआई बनेगा। यहाँ पे एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये सबसे पहले बनता है कैसे? राइबोफ्लेविन काइनेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है काइनेज, एज है तो एंजाइम, वो एंजाइम जो कि राइबोफ्लेविन को फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करवाएगा, वो एंजाइम जो कि राइबोफ्लेविन में फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवा के उसको एफएमएन बनवाएगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, वो राइबोफ्लेविन काइनेज एंजाइम है, वो कन्वर्ट करवाता है एफएमएन में। और फिर उसके बाद एफएमएन जो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा एफएडी में। एफएडी क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बाय द एक्शन ऑफ एफएडी
पायरो फॉस्फोरिलेज विद एटीपी। ये सारी जो बात है यहाँ पे एक्सप्लेन करके थ्योरी की फॉर्म में ही आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है, मेंशन कर दी है, ये अपनी अपनी बुक्स में नोट कर लीजिएगा। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए बॉडी में, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला माउथ लेजन्स, मुंह में ज़ख़म हो जाना। लेजन्स कहते हैं हम ऐसे ज़ख़म जो कि टिश्यू लेवल तक गहरे ज़ख़म हो वो। अब उसमें टंग, मुंह में अगर हमने माउथ की बात कर दी है तो अब माउथ में अब वो उसमें टंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, ग्लॉटिस, फेरिंग्स। सेकंड है वीकनेस, ड्राउजीनेस, लेजीट्यूड। वीकनेस कहते हैं हम कमज़ोरी को, ड्राउजीनेस गनूदगी, लेजीट्यूड हम कहते हैं लेजीनेस या सुस्ती। रेडनेस और शाइनी अपीयरेंस हो सकती है लिप्स की। फिर है, अच्छा ये रेडनेस और शाइनी अपीयरेंस, इन्फ्लामेशन वाली रेडनेस होगी और इन्फ्लामेशन वाली शाइनी अपीयरेंस होगी लिप्स की। नेक्स्ट है काइलोसिस, ये लेजन्स हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं एट द एंगल ऑफ माउथ, जैसे कि आपके सामने इस वक्त है। एंगल ऑफ माउथ, मुंह के जो एंगल होंगे, लिप्स के जो एंगल होते हैं वहाँ पे जो दोनों किनारे होंगे वहाँ पे ज़ख़म हो जाएंगे। फिर है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस पेनफुल फिशर बन जाते हैं एट द कॉर्नर ऑफ लिप्स। ये फिशर जो होते हैं बेसिकली ये एक ना एक्स्ट्रा जो स्किन होती है वो डेवलप हो जाती है, वो वहाँ उभरी हुई स्किन जो है वो बनने लग जाती है, वो फिशर्स की तरह की कहलाती है। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या है? ये पेनफुल जो फिशर्स हैं वो लिप्स के कॉर्नर पे डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। डर्मेटाइटिस हमने बहुत दफ़ा हर जगह पढ़ा। डर्मेटाइटिस स्किन की इन्फ्लामेशन के बारे में बात हो रही है। स्किन बिकम स्केली, छिलके वाली, ग्रीसी एंड इन इलास्टिक स्किन हो जाएगी। और डर्मेटाइटिस में इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इचिंग ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं। समरी क्या है राइबोफ्लेविन की? अच्छा यहाँ पे सिर्फ हमारे पास राइबोफ्लेविन में ही मेरा ख्याल है इस तरह से समरी है, शायद एक दो और वाइटामिन में से समरी है। तो इसमें जो पॉइंट्स ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं उसको आप बेशक स्किप कर दीजिएगा, जो पॉइंट एडिशनल है उनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, डेफिशिएंसी जो होगी उसकी वो राइबोफ्लेविनोसिस कहलाएगी। फिर है स्टेबल होता है ये हीट में, एसिडिक कंडीशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, लेकिन ये अल्कलाइन में स्टेबल नहीं होते। ये पॉइंट पहले नहीं था, यहाँ पे है तो ये यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है एनिमल में और रूट वेजिटेबल में, ये बात हम सोर्सेज में पढ़ चुके हैं। अच्छा एक्सक्रीटेड इन यूरिन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो यूरिन में एक्सक्रीट होगा। ये बात हमने शायद विटामिन सी में भी डिस्कस की थी कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। एक्ट एज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करेगा तभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी इसकी अगर हो जाए तो वो उसकी डेफिशिएंसी जो होगी कैरेक्टराइज बाय, यहाँ लिखा है ग्लॉटिस, काइलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो काइलोसिस कहलाएगी, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहलाएगी। ये टर्म हमने इससे पहले पढ़ा है। और जहाँ तक बात ग्लॉटिस की है तो आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लॉटिस क्या है, बेसिकली एक ओपनिंग है। तो यहाँ पे ये टर्म ग्लॉटिस नहीं, ये ग्लोसाइटिस हो सकता है, जैसे कि स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, GLOSSITIS। ग्लोसाइटिस क्या है? ये इन्फ्लामेशन होती है टंग की, जो कि एक मेन साइन एंड सिम्टम्स है राइबोफ्लेविनोसिस की। राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इन्फ्लामेशन होती है माउथ की, जिसमें हमने से पहले भी पढ़ा था डेफिशिएंसी के स्टार्ट में कि माउथ में टंग की जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो वो जो टर्म है वो ग्लोसाइटिस कहलाता है, ग्लॉटिस नहीं कहलाता। तो ये थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। बाकी तो दोनों टर्म हमने एक्सप्लेन करके इससे पहले डेफिशिएंसी में पढ़ ली। फिर विटामिन B2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन B3 करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।